हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाऊंगी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब मॉडल्स के बीच में ये स्पेक्ट्रम वाली बात कहाँ से आ गई, आप सभी सोच रहे होंगे। तो बेटा, जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी, हम हमेशा रदरफोर्ड की ड्रॉबैक में ये लिखते हैं कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और बोहर की ये एक एडवांटेज थी कि वो उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को था अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो क्या है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कैसे आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। आपने सबने सुना होगा कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास करती है तो 7 कलर्स में टूट जाती है। ठीक है। और एक सीरीज ऑफ बैंड्स आते हैं हमें, ठीक है ना। एक तरह की हमें क्या आता है, सीरीज आती है, कलर्स की सीरीज आती है, 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम है बेटा। जब भी हमें कोई पर्टिकुलर रेडिएशन जो है एक सीरीज के फॉर्म में ऑब्टेन होती हैं, तो वो क्या है, वो हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना। स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब, कंटिन्यूअस मतलब सारे वेवलेंथ की लाइट हमें मिल जाए, और सारे, जैसे कलर्स की बात कर ले, अगर हम विवग्योर की वेवलेंथ लेते हैं ना हम, ठीक है ना, तो विवग्योर में वॉयलेट, इंडिगो सब कलर्स हमें मिले और एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, कोई भी बीच में से मिसिंग ना हो बेटा, तो वो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ गया। ओके। और डिसकंटिन्यूअस की बात करें तो जैसे मान लो विवग्योर का ही एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, विवग्योर का ही एग्जाम्पल, वॉयलेट इंडिगो की वेवलेंथ वाली लाइन्स हमें दिखी, लेकिन बीच में से ऑरेंज और ब्लू थी नहीं, फिर आगे रेड वाला दिख गया हमें, ठीक है ना। तो बीच में से कुछ वेवलेंथ्स की लाइट मिसिंग होंगी और कुछ जो है वो हमें बैंड्स के फॉर्म में दिखाई देंगी। तो वो क्या है, हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जो हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं बेटा वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी मतलब, एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब एटम जो स्पेक्ट्रम शो करते हैं, ठीक है ना। एटम्स में से जो रेडिएशंस निकलती हैं, अगर उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोप पे स्टडी करें, उनको प्रिज्म में से पास किया, फिर स्पेक्ट्रोस्कोप पे स्टडी किया, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न बनते हैं बेटा। उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह से होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। हमने हाइड्रोजन के केस में एमिशन स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है। ओके। तो एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे नजर आता है बेटा, तो जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें हाइड्रोजन गैस डाली बेटा, उसको एक स्लिट में से पास किया, ठीक है ना, और फिर जो, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस में, यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाली थी, हाई वोल्टेज का करंट इसमें पास कर दिया, तो वहां से क्या हुई, रेडिएशन इमिट हुई। उन रेडिएशन को हमने स्लिट में से पास किया और फिर प्रिज्म से जब गुजारा, तो पतली पतली फाइन लाइंस इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोप ने हमें दिखाई दी, इस तरह की लाइंस दिखा दी, डिस्क्रीट लाइन दिखाई दी, जिनको हमने लाइन स्पेक्ट्रा बोला, लाइन स्पेक्ट्रम बोला। तो लाइन स्पेक्ट्रम किसका पार्ट है, इमिशन स्पेक्ट्रा ही है लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि पतली पतली लाइंस दिखाई दी थी, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, जैसे इसकी ये वेवलेंथ अलग थी, ये वेवलेंथ अलग थी, ये वेवलेंथ अलग थी, डिफरेंट वेवलेंथ की पतली पतली हमें लाइंस दिखाई दिया था। ओके। तो ये था हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे देखते हैं, और ये सारा हम अपरेटस में देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में, स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज करते हैं हम स्पेक्ट्रम को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या देखा हमने कि सनलाइट जो थी उसको हमने स्लिट से पास किया, फिर किसी सोल्यूशन में से पास किया, ठीक है ना, किसी सोल्यूशन में से पास किया जिसका हमें स्पेक्ट्रम देखना है, जैसे NaCl में से पास किया। तो यहां से जब सनलाइट उस सोल्यूशन में पास हुई, तो वहां से वो क्या हो गई बेटा, ट्रांसमिट हो गई, ऑब्वियस है, बाहर निकली, आधी एब्जॉर्ब हो गई और बाकी लाइट्स क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। जो ट्रांसमिटेड लाइट थी उसको फिर प्रिज्म से पास किया बेटा, तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिला, जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन हुआ बेटा, उसमें हमें डार्क बैंड्स दिखाई दिए, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, पतली पतली लाइंस नहीं थी इस बार, डार्क कलर के बैंड्स थे, ठीक है। तो वो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में हमें फाइन लाइंस मिलती हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें डार्क कलर के बैंड्स ऑब्टेन होते हैं। ओके। सो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज थी। नेक्स्ट बोला, अब हाइड्रोजन का मेन जो हमारा फोकस है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने क्या बोला, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। जो जैसे हाइड्रोजन गैस हमने डिस्चार्ज में डाली, फिर उसके बाद रेडिएशंस,
तो एक्चुअली में क्या हुआ, बोहर के मॉडल से पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात निकल गई थी, ठीक है ना। बाल्मर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज दी थी अपनी बाल्मर सीरीज, और एक फॉर्मूला भी दिया था उन्होंने, लेकिन वो पूरी डिटेल में नहीं बता पाए थे कि एक्चुअली में ये लाइंस आई क्यों और क्या कारण था कि हमें इस तरह की लाइंस दिख रही हैं स्पेक्ट्रम पे। वो पूरी डिटेल में नहीं बता पाए, जिसको बाद में किसने बताया बेटा, बोहर ने बोला, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, अभी पहले स्पेक्ट्रम करने से पहले देखो, ये तुम्हें मैंने बता दिया न्यूक्लियस, ये मान लो, ठीक है, ये आपका के शेल है, n=1 है, ठीक है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है आपका, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से एनर्जी जब लेता है तो जंप करता है अपने से हायर लेवल वाले शेल में, लेकिन वहां पे वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वहां से बेटा वो वापस कहाँ आता है, जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होती है उतनी ही एनर्जी वो क्या करता है, इमिट। तो जैसे ये E2 है, ये E1 है, तो डेल्टा E कितना आएगा हमारे पास, E2 माइनस E1। दिस इज द एनर्जी ऑफ हायर शेल एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ लोअर शेल, मतलब फाइनल शेल एंड इनिशियल शेल। फाइनल जहां पे वो गया था, जहां से वो वापस आया, ठीक है ना। तो बेटा जब ये एनर्जी जो निकलती है, ये एनर्जी निकलती है रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है, और ये रेडिएशंस जो हैं ये अलग अलग उसमें वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है। अगर ये मतलब यूवी रेडिएशंस वाली वेवलेंथ की रीजन में पड़ती हैं तो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर ये वेवलेंथ ये जो वेवलेंथ है ये किसके बराबर होगा, विजिबल रीजन में पड़ती हैं, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती हैं, तो ये हमें कलर्स की फॉर्म में दिखाई देंगी, ठीक है। तो बहुत सारी, तो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से यहाँ ही गया, इलेक्ट्रॉन कितने शेल्स हैं, कहीं से भी कहीं जंप करके अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन छोड़ रहा है, ठीक है। तो उन्हीं रेडिएशंस को जो था किसमें हमें, वो रेडिएशन हमें किस में नजर आई, वो हमें स्पेक्ट्रम में नजर आई इन द फॉर्म ऑफ फाइन लाइंस, ठीक है। तो उन्होंने उनको इस तरह से एक्सप्लेन किया, ये मान लो एनर्जीज हैं, n=1, ये के शेल है हमारा, ये हमारा एल शेल है, ठीक है, n=3, उसके बाद n=4, n=5, n=6 एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक बात तुमने नोटिस करी कि देखो डिस्टेंस में क्या कर रही हूँ बेटा, एनर्जी लेवल में क्या कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ। यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, फिर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ठीक है। क्यों, ये हमने ये बोहर का तुम्हें बताया है ना, बोहर ने एनर्जी के लिए क्या दिया था, 13 माइनस 13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला दिया था ना उसने, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो Z1 है उसमें, ठीक है। अगर हम फर्स्ट शेल इसमें डालते हैं n की, ठीक है, तो 1² आया, तो यहाँ पे n1 कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ बेटा। अगर हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर =4 हुआ, ठीक है। तो ये अराउंड 3.4 माइनस लगेगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। ऐसे ही अगर हम थर्ड शेल की बात रखते हैं, तब एनर्जी कितनी आई हमारे पास, अराउंड 1.1। अब देखो खुद ही देखो, यहाँ पे 13 थी, सीधा 3.4, फिर 1.51, एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, क्योंकि नीचे n² से, यहाँ पे नीचे n² से डिवाइड होता है ना, तो जितना लेवल बढ़ता जाएगा एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, तो डिफरेंस कम होता जा रहा है बेटा। आप किसी भी लेवल में बोहर का ये वाला फॉर्मूला डाल के एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। -1311 अगर आपने जूल में निकालनी है तो -131, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आप किसी भी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हैं, ओके। तो अब हुआ क्या, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मान लो जंप कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ का, फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, यहां से वो कहाँ जंप किया, अगर वो सेकेंड शेल में जंप किया तो दोबारा एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ गया, वो सेकेंड में, लेकिन दोबारा कहाँ पे वापिस आएगा, अपने फर्स्ट शेल में ही आएगा, ठीक है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था तो यहाँ से दोबारा जब आएगा तो इतनी वेवलेंथ की लाइट, यहाँ से अगर वो फोर्थ में गया था तो इतनी वेवलेंथ की लाइट, यहाँ से गया तो इतनी की, यहाँ से गया तो इतने की, यहाँ से गया एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से
जंप कर रहा है, हायर लेवल में जा रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, तो देखो इस वेवलेंथ की लाइट निकाल रहा है, इस वेवलेंथ की ये इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट वो क्या कर रहा है बेटा, इमिट कर रहा है। और इन्हीं रेडिएशंस को हमें किस फॉर्म में हमें दिख रही है, वो लाइंस की फॉर्म में दिख रही है वो। तो ये वाला सीरीज जो थी ये किसने दी थी बेटा, लाइमन ने बोला कि ऐसी रेडिएशंस, ठीक है ना। तो लाइमन वेव बोला, तो इस तरह से बहुत सारी वेव्स आई, बहुत सारी रेडिएशंस आई, तो उनको एक सीरीज में बोल दिया लाइमन सीरीज। क्या बोल दिया, लाइमन ने बोला कि ये जब इलेक्ट्रॉन मतलब N1 क्या रहेगा 1, लेकिन N2 कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कितनी रहेगी 1, लेकिन एक्साइटेड कोई भी हो सकती है बेटा। अब जरूरी नहीं है यही लाइन हो, इनके बीच में और भी लाइन हो सकती है। और भी लाइन क्या कि डायरेक्टली वो जैसे फिफ्थ से मान लो डायरेक्टली वो यहाँ जंप नहीं किया, फिफ्थ से पहले फोर्थ में गया, फोर्थ से फिर वो 3 में गया, इस तरह से बहुत सारी लाइंस जो है हमारे पास आ सकती हैं। और इन सीरीज को क्या बोला, लाइमन सीरीज। और ये जो सारी वेवलेंथ थी बेटा, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर लेवल से N1 में आता है, तो ये सारी किस रीजन में पड़ती हैं, किस रीजन में लाई करती हैं, यूवी रेडिएशन में। तो EM रेडिएशन मैंने आपको बताई थी ना, तो यूवी रेडिएशन का जितनी रेंज है वेवलेंथ की, वो उतनी वेवलेंथ की लाइट ये इमिट करते हैं। तो ये वाली रेडिएशन हमें नजर नहीं आती हैं बेटा, यूवी रेडिएशन हमें नजर नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये कितनी वेवलेंथ की, और ये अब मैं बोल रही हूँ कितनी वेवलेंथ, हमें पता कैसे लगा, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी दिया, जिससे हमें पता लगा कि इतनी वेवलेंथ की लाइट निकली। और वो वेवलेंथ को फिर हमने कंपेयर कर दिया EM रेडिएशन वाले चार्ट से, वो कल वही करवाया था ना मैंने, ठीक है। उन वेवलेंथ को वहां पे हमने कंपेयर कर दिया, लग गया पता कि अच्छा इतनी वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है, तो ये तो यूवी रीजन में पड़ती है, ये IR रीजन में पड़ती है, या ये विजिबल रीजन में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से सारी वेवलेंथ्स की कैलकुलेशन से हमें पता लगा कि वो यूवी रेडिएशंस में पड़ती है बेटा। और वो कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सेकंड बोला बाल्मर सीरीज बेटा, बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट कितनी होगी 2, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं बेटा अपने, मतलब मेन कहाँ का रहने वाला है इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल का है, ठीक है। तो वो कहाँ पे रिटर्न होके आएगा, वो सेकंड में ही आएगा, क्योंकि वो यहाँ का है, एल शेल का है वो, ठीक है। तो इसको कौन सी सीरीज बोला, बाल्मर। जनरली क्वेश्चन आपको लाइमन और बाल्मर का आता है, ठीक है। ये विजिबल रीजन में लाई किया बेटा, ठीक है। सॉरी, जो इनिशियल है आई भी लिख सकते हो, N1 की वैल्यू कितनी है 2, और N2 की वैल्यू कितनी हो सकती है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली आगे बेटा थर्ड में, ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देती हूँ क्योंकि ज्यादा आएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, N3, N4, N5, N6, ठीक है ना। बाल्मर सीरीज के बाद जब इनिशियल कितना है 3 है, इस तरह से, तो क्या आएगी ये, इसको बोला पास्चन सीरीज। ये इसकी वेवलेंथ IR रीजन में पड़ती है। फिर आपके पास जब N, ठीक है, तो N इज इक्वल टू N1, ठीक है। तो लास्ट आएगी पास्चन सीरीज, सॉरी थर्ड आएगी पास्चन सीरीज, जिसमें इनिशियल क्या है 3 है, और फाइनल कितनी हो सकती है, मतलब 4 से भी आ सकती है, 5 से भी आ सकती है, कहीं से भी, लेकिन पहुंचेगी कहाँ पे 3 पे। उसके बाद कौन सी आई आपके पास, उसके बाद आई आपके पास ब्रैकेट सीरीज, ठीक है ना, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज में N1 की वैल्यू आपके पास आएगी 4, और N2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन, एंड लास्ट इज योर P फंड सीरीज, ठीक है ना। यहाँ ऊपर लिख देती हूँ बेटा, ये लिख दिया होगा आपने, ठीक है। लास्ट आती है P फंड सीरीज में जो इनिशियल है वो आपका क्या आ जाएगा 5, और फाइनल आपकी 6, 7 एंड सो ऑन आ जाएगी। मतलब ग्राउंड स्टेट कहाँ पे आएगी आपकी 5 आएगी ग्राउंड स्टेट, और अपर अप टू इन्फिनिटी जा सकती है। समझ आया बेटा आपको। तो ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, आपको पता क्या होना चाहिए
कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन आता कहाँ पे है वापस, तो N1 में ही आएगा। बाल्मर सीरीज में N2 और पास्चन सीरीज में N3 में, ठीक है ना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पता होना चाहिए। अब बेटा यहां से अब देखो, अब मैं बोल तो रही थी कि वेवलेंथ इस रीजन में पड़ती है, वेवलेंथ इस रीजन में पड़ती है, पर पता कैसे लगेगा वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला, कैसे पता लगेगा हमें कि अच्छा यहां से जैसे हमें बोल दिया N4 से N जो N2 की वैल्यू है वो 4 और N1 की वैल्यू आपकी 1 है, तो बताओ कितनी वेवलेंथ की लाइट जो है इमिट करी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बना था बेटा, वो फॉर्मूला बना था 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वेयर इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला जो था ये बोहर ने दिया था, जिससे कि हमें डायरेक्ट वेवलेंथ का पता लग जाता कि कितने वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रही है। और ये फॉर्मूला आया कैसे बेटा, किस तरह से उसने ये फॉर्मूला निकाला, ये निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और ये RH क्या है वो भी आपको बताती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन सिखा देती हूँ। तो बेटा बोहर ने क्या बोला था कि डेल्टा E किसके बराबर होता है बेटा, E फाइनल माइनस E इनिशियल, या इसको क्या बोला था मैंने, E2 माइनस E1 बोलते थे हम, ठीक है ना। हायर स्टेट से लोअर में जो गई, जितने अमाउंट की रेडिएशन निकली, ठीक है, वो ठीक ऐसे ना, इलेक्ट्रॉन इस वाले से इसमें गया तो डेल्टा E, ये E2 था, ये E1 था, डेल्टा E किसके बराबर, E2 माइनस E1, ओके, E2 माइनस E1, तो डेल्टा E hc/λ लिख सकते हैं इसको। E2 कितना आएगा आपके पास, ये था बोहर ने क्या बोला था एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन, जैसे E2 है तो इसके लिए 13.6 Z स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, E1 के लिए भी 13.6, ये N2 Z स्क्वायर और ये N1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा माइनस 13.6 और ये भी माइनस में माइनस 13.6 Z स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट में पेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए हम ऊपर भी HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी HC से मल्टीप्लाई करते हैं। HC से ये HC कट गया, 1/λ क्या आ गया हमारे पास 13.6 Z स्क्वायर, HC को यहाँ ले आए HC और इन दोनों को, ठीक है, अच्छा चलो अभी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। N2 का स्क्वायर प्लस 13.6 Z स्क्वायर N1 का स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास। उल्टा कर दो इसको, प्लस इधर माइनस इधर, 1/λ इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर N2 का स्क्वायर। ये इधर चले गए ना, ये इधर चला गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/HC, HC इस तरह से है, ठीक है ना, HC साइड में लिखा है आपके पास, ठीक। अब कॉमन ले लो बेटा, कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लिया, 13.6 Z स्क्वायर HC, अंदर क्या रह गया N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसे समझ लो, ये आपको डेरिवेशन करने के लिए नहीं आएगी, पता लग जाए कैसे है। तो बेटा आप देखो H कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ -34 होती है वैल्यू, ठीक है ना। C कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से एक नया कांस्टेंट निकला जिसको बोला RH, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना, Z स्क्वायर N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। आगे इसके साथ ये इनिशियल और फाइनल लिख दिया, N1 N2 लिख दिया, एक ही बात है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो यहां से बेटा देखो, यहां से आपके क्या निकल गई, हमारे पास 1/λ की वैल्यू निकल गई। अब चाहे हमें किसी की भी वेवलेंथ पूछी हो, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो निकालते हैं, एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ। लाइमन सीरीज थी ना हमारे पास, लाइमन सीरीज क्या थी, n = 1, ठीक है ना, ठीक, ये थी लाइमन सीरीज। जब n हमारे पास क्या आता है 1 आता है बेटा, तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली वेवलेंथ निकाल देते हैं, कितनी वेवलेंथ की लाइट आई। जब हमारे पास N2 की N फाइनल या N2 बोल दो कितना है 2,
और एन इनिशियल कितना है हमारे पास 1 है। फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज की हमारी। तो 1/λ। हाइड्रोजन के केस में बेटा Z1 है तो Z हम नहीं लिखेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू, अच्छा रेडबर्ग कांस्टेंट लिखना बेटा RH रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.09 × 10⁻7 पर मीटर, ठीक है ना। वैसे बुक्स में 109677 पर सेंटीमीटर भी लिखी होती है ना, पर मीटर में इतनी है 1.09 10⁻7 पर मीटर। ये है वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक। ओके, तो ये कंपटीशन में आपको इतना ज्यादा सॉल्व करने को नहीं आता। रेडबर्ग का फिक्स आपको यही बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, ठीक। तो N1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 का स्क्वायर, फाइनल कितना है 2 का स्क्वायर, तो 1/λ क्या आएगा, सो इट कम्स टू बी RH = 3/4। अब देखो 1/λ निकालना बहुत मुश्किल है। देखो अब RH, अब ये 1/λ, लैम्डा को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखना कि 1/r की वैल्यू याद रखना बेटा, जो 1 इतनी आती है 911 एंगस्ट्रॉम आती है। तो इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। जब आप कंपटीशन में करते हो क्वेश्चंस तो बहुत मुश्किल हो जाता है जल्दी जल्दी सॉल्व करना कि आप क्या करेंगे, 1 बाय पहले उसको उल्टा करेंगे फिर 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये याद रखना। तो क्या आया हमारे पास 1/λ RH 3/4, लैम्डा को ऊपर ले गए तो ये हो गया 1/RH 4/3। 1/r मैंने आपको बता दिया 911 है, मल्टीप्लाई बाई 4/3, ठीक है। तो यहां से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, अराउंड 211 मीटर की पर मीटर के बराबर आ जाएगी आपकी, सॉरी पर मीटर नहीं मीटर के बराबर, क्योंकि लैम्डा फिर मीटर आया ना, ठीक है ना। लेकिन अगर वेव नंबर पूछे बेटा आपसे 1/λ क्या होता है, 1/λ क्या होता है, वेव नंबर होता है बेटा। वेव नंबर पूछे तो डायरेक्ट RH की वैल्यू वो वाली डालना 0967, ठीक है ना, × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं आप और फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आ गई इतने। और अगर बच्चे आपको बोले कि इन्फिनिटी लास्ट वेवलेंथ कौन सी आ रही है इन्फिनिटी से, तो उसकी कितनी है, तो उसमें RH 1/1 का स्क्वायर, फाइनल कितनी होगी इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई 1/इन्फिनिटी कितनी होती है 0, तो ये 1 आ गई। तो लैम्डा कितना आ गया 1/r = 911 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, अगर इसमें मीटर नहीं आएगी, इसमें एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में लिख रहे हैं ना हम, 911 आती क्या है एंगस्ट्रॉम में आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। 1211 एंगस्ट्रॉम 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। पर मीटर में तब आएगी जब RH की वैल्यू आप वो मीटर वाली लिखेंगे, ये वाली पर मीटर वाली, तब आपका आंसर मीटर में आएगा, ओके। ऐसे अदरवाइज ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अब देखो खुद इमेजिन करो बेटा, जो सबसे छोटी वेवलेंथ है 2 to 1 वो कितनी आ रही है 1211 एंगस्ट्रॉम, और जो इन्फिनिटी से आ रही है वो कहाँ आ रही है, कम आ रही है। इट मीन्स इन्फिनिटी वाली की वेवलेंथ कम है और जो सबसे छोटी वाली है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। समझ आई बात आपको, कि सबसे अगर बोलेंगे ना कि सबसे कम वेवलेंथ कौन सी रेडिएशंस की हैं, तो जो इन्फिनिटी से कहाँ पे पड़ रही है फर्स्ट शेल में आ रही है, ठीक है ना। जो इन्फिनिटी से फर्स्ट में आ रही है उसकी वेवलेंथ कम है, और जो सेकंड से फर्स्ट में आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है ज्यादा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। एंड अगर आपको बोलेंगे बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट आपकी 4 है, तो निकालो। अब डायरेक्ट मैंने N1 नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रहना है कि बाल्मर सीरीज है तो N1 कितना होता है सेकंड होता है, बाल्मर सीरीज है तो 2 में ही वापस आएगा बच्चे। तो इसमें आप 1/λ RH करके निकाल सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और फॉर्मूला, चलो इतना ही काफी है, इसके लिए आपको इतनी ही आती है, ठीक है ना। तो बोहर ने बेटा एक्सप्लेन किया कि क्यों हाइड्रोजन में वो लाइंस आ रही हैं, क्योंकि
अब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट रेडिएशंस निकलेंगी, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। आगे हम बोहर के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे और साथ में डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे। थैंक यू।